हाय एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4। ठीक है, उसी का कुछ एमसीक्यूज और केस बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज थ्रू मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी बिटवीन कंट्रीज इज कॉल्ड। डेफिनेशन ही आपसे पूछा गया है। तो प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, कॉम्पिटिशन। तो सही आंसर क्या होगा? बी, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का ही मतलब क्या है कि हम अपने इकोनॉमिक सिस्टम को दूसरे इकोनॉमिक सिस्टम से जोड़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट द इम्पैक्ट्स ऑफ ओपनिंग फॉरेन ट्रेड ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी बाय आइडेंटिफाइंग द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इवेल्युएट करना है आपको इम्पैक्ट जब कोई फॉरेन ट्रेड ग्लोबल इकोनॉमी में आइडेंटिफाई होता है। तो इसमें से आपको बताने कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। फर्स्ट, द चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट इंक्रीजेस. Producers from the two countries closely compete against each other despite the distance between their location. Third, a foreign trade thus results in the connecting the markets or integration of markets in different countries. The quality of product is always good. देखिए फर्स्ट क्या है कि मार्केट चॉइसेस जो होते हैं, चॉइस ऑफ गुड जो होता है उसका मार्केट इंक्रीज होता है, बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए बाहर से भी कोई प्रोडक्ट आ रहा है आपको, जैसे कोई XYZ प्रोडक्ट है, आपके कंट्री में भी वो प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपके पास चॉइसेस दो हो गए। ठीक है ना, तो चॉइसेस इंक्रीज होते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। सेकंड है, प्रोड्यूसर फ्रॉम टू कंट्रीज क्लोजली compete अगेंस्ट ईच अदर। जैसे ही ये कंपनी यहाँ आएगी भारत में, कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। थर्ड है, फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। बिल्कुल सही है। इंटीग्रेशन यानी जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पे आएगा, ये भी हमारे मार्केट से जुड़ रहा है, हमारा जो हमारे कंट्री का भी जो प्रोडक्ट है वो भी कुछ मार्केट से जुड़ा हुआ है, तो ये होता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज गुड, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समटाइम्स देखो इंडियन ही प्रोडक्ट होते हैं, बाहर के कंट्रीज में जाते हैं तो उन्हें बैन कर दिया जाता है। क्यों? उसमें सर्टन केमिकल्स पाए गए या क्वालिटी पुअर है। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हमेशा अच्छा ही होगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। 1 2 आर अप्रोप्रिएट, आंसर आपका बी होगा। ठीक है, थर्ड चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसीज अलाउ फ्री ट्रेड एंड वर्क ऑन म्यूचुअल ट्रेड बिटवीन कंट्रीज? WTO, IMF, UPU, FNO। FNO शायद फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। IMF आपको पता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। WTO, यही आपका आंसर होगा, इजी है बाकी। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वही चाहते हैं कि कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड हो वो सही तरीके से हो। ठीक है ना, और फ्री ही हो। नहीं तो क्या होता है कि जैसे मैं इसमें बता देता हूँ, शायद आपकी किताब में ये टॉपिक पढ़ना नहीं था। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कोई सामान भेज रहा हूँ 10 रुपये का, इस पे इन लोगों ने 2 रुपये का टैक्स लगा दिया। अब ये सामान यहाँ पे 12 रुपये का बिकेगा। तो ये भी जब 10 रुपये का सामान भेजेगा कोई, तो हम भी क्या करेंगे, 2 रुपये का टैक्स लगा देंगे। तो यहाँ पे वो सामान 12 रुपये का बिकेगा। तो इससे क्या है, न इसे मतलब इस कंट्री को नहीं, इस कंट्री के जो सिटीजन है उनको लॉस हो रहा है, यहाँ के भी जो कंट्री के सिटीजन है उनको लॉस हो रहा है। इसीलिए WTO चाहता है कि टैक्स कम लगाओ, जो भी गुड्स आ रहे हैं आने दो। कंट्रीज को भी लगाना पड़ता है क्योंकि उन्हें डोमेस्टिक मार्केट्स जो है उनको सपोर्ट करना होता है। ठीक है ना, ऐसा बात नहीं है कि सब लोग खुशी से ही टैक्स लगाते हैं। समटाइम हमें अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना होता है, इसलिए हम टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, कि वो महंगी हो जाए तो हमारे कंट्री का जो लोग हैं हमारे कंट्री का प्रोडक्ट खरीदे, बाहर की चीज क्योंकि महंगी हो गई तो उसे सब थोड़ा अवॉइड करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन? कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? गूगल हेडक्वार्टर being in California with the multiple offices across the world. Railway being the largest public sector undertaking employer in India. McDonald's introducing Mac Aloo Tikki specially for Indian menu. Spanish family having masala dosa for their weekend breakfast. तो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ग्लोबलाइजेशन का, वो आपको बताना है। तो इसका होगा बी। कैसे? देखिए गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, लेकिन मल्टीपल उनके ऑफिस जो वर्ल्ड में है, तो ये ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल ही है क्योंकि वो इंटीग्रेट कर रहा है, हर कंट्री में फैला हुआ है। मैकडोनल्ड भी देखिए हर जगह फैला हुआ है, लेकिन उसने इंडियन मेन्यू के लिए कुछ आलू टिक्की जैसा
इंट्रोड्यूस किया है। स्पेनिश फैमिली हैविंग मसाला डोसा, तो स्पेनिश फैमिली में यानी हमारा जो मसाला डोसा है वहाँ के लोग खा रहे हैं, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है। बट रेलवे जो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉयर इन इंडिया है, वो अपने ही कंट्री में, यानी रेलवे जो हमारे हैं वो इंडिया में ही वर्क कर रहे हैं, तो ये कोई ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। MNC is a corporate organization that owns and controls production in more than one country. Accordingly, which of the following country has the best potential for an MNC to set up? तो यहाँ तो MNC का डेफिनेशन आपको दे दिया गया है, उस अकॉर्डिंग बताया गया कि बेस्ट पोटेंशियल किसके पास है MNC सेटअप करने के लिए। कंट्री W हैज a rich culture and ample biodiversity. Country X provides loans to foreign company easily at higher interest rate. Country Y has an educated workforce ready to work for affordable remuneration. Country Z has a rule which allows people from specific religion to conduct business freely. इसमें आपको बताना है। तो देखिए, रिच कल्चर है, एम्पल डाइवर्सिटी है, ठीक है, चल सकता है। प्रोवाइड लोन, लेकिन यहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट है, तो कोई MNC सेटअप नहीं करेगा। ये सबसे सही लग रहा है चारों ऑप्शंस में देखा जाए तो। एजुकेटेड वर्कफोर्स है पहली बात, और वो तैयार है काम करने के लिए एट अफोर्डेबल रेमुनरेशन, ठीक है ना, कि अगर आप सही तरीके से पेमेंट दे रहे हैं तो वो तैयार है आपके लिए काम करने के लिए। तो सबसे बेस्ट क्या है MNC के लिए, यही है, ठीक है ना, कि उन्हें एजुकेटेड वर्कफोर्स मिले और जिस रेट पे वो काम करवाना चाहते हैं उस रेट पे वो काम करें, ठीक है ना, अफोर्डेबल होना चाहिए, यानी कि एकदम लोएस्ट पे करवाएं, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज हैज द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस द मोस्ट? across foods across countries, access raw material across countries, access services across countries, access information instantly across countries। तो IT के आने की वजह से क्या हुआ है, सर्विसेज काफी कंट्रीज में बढ़ी हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखो नेट से क्या होता है ना, इंटरनेट से हमें सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाता है, उस अकॉर्डिंग हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। सर्विस सेक्टर काफी बूम हुआ है IT के आने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो आपकी किताब में भी दिया हुआ है। कारगिल फूड, ए वेरी लार्ज MNC, इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया। विच वन ऑफ दिस कंट्रीज डज इट बिलोंग टू? इंडिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, USA। ये आपके बुक में दिया है, ये USA की कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्लोबलाइजेशन बाय कनेक्टिंग कंट्रीज शैल रिजल्ट इन, यहाँ बेटर होगा, S हो गया है। बेटर कंपटीशन एमंग प्रोड्यूसर, ग्रेटर कंपटीशन एमंग प्रोड्यूसर, नो चेंज इन कंपटीशन एमंग प्रोड्यूसर्स, नन ऑफ द अबव। तो ये किसके, देखो ये कंट्री कनेक्ट कर रही है, यहाँ की कोई MNC है, यहाँ का कोई मान लो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होगा, तो लड़ाई किनके बीच है, कंज्यूमर्स के बीच में लड़ाई थोड़ी है, वो तो चुनने की लड़ाई है। लेकिन लड़ाई किसकी है, इसके प्रोड्यूसर की और इसके प्रोड्यूसर की, कि हमें अपना जो सामान है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कर, एक सेकेंड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमें क्या रखना होगा, कम रखना होगा, और क्वालिटी भी अच्छी रखनी होगी, ठीक है। यानी कि कितना हम सस्ता चीप दें और लेकिन क्वालिटी में कोई कमी ना हो, तो ऐसे प्रोडक्ट्स काफी चलते हैं, ठीक है ना। तो जो कंपटीशन बढ़ा है वो प्रोड्यूसर्स में बढ़ा है, ठीक है, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1, ग्लोबलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। स्टेटमेंट 2, MNC स्टैंड्स फॉर मल्टीनेशनल कॉलेजेस। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट गलत है, कमेंट भी कर सकते हैं आप। तो इसका आंसर क्या होगा, ये तो सही है, इसका मल्टीनेशनल कंपनीज होता है या कॉरपोरेशन होता है, ठीक है ना, कॉलेजेस नहीं होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, द टर्म IT इज एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्टेटमेंट 2, द एम ऑफ WTO इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। तो आप लोगों को बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, बिल्कुल सही है। WTO का एम है लिबरलाइज करना,
लिबरलाइज मतलब कहीं ना कहीं जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं उनको हटाना। ठीक है, तो ये बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो दोनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन डी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ग्लोबलाइजेशन हैज बेनिफिटेड द कंज्यूमर? प्रोवाइडेड greater choice, ensured improved quality, lower prices for several products, all of the above। तो ग्रेटर चॉइस मिला, हाँ बिल्कुल मिला है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी, देखिए इससे क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। मान लीजिए ये एमएनसी है, ये इंडिया में आया, इंडिया की भी कोई कंपनी थी, डोमेस्टिक कंपनी, अब ये काफ़ी कम प्राइस में अच्छा क्वालिटी दे रहा है, तो जो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लोग होंगे ना, वो बोलेंगे कि हम भी अपना क्वालिटी बेटर करेंगे, नहीं तो हमारी भी कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्वालिटी भी इंक्रीज होती है, इंप्रूव होती है। लोअर प्राइसेस फॉर सेवरल प्रोडक्ट्स, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर आपका होगा डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजर फैक्टर डेट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस? तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा या मेजर फैक्टर पूछा जा रहा है जिसने ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज किया है? रैपिड इंप्रूवमेंट इन आईटी, इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, फॉलन कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये भी सही ही है, ये भी आपके बुक्स में दिया है, बट सबसे ज्यादा पूछा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आईटी के आने के वजह से हुआ है, ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसेस है वो काफी फास्टर हुआ है। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन विच फैसिलिटी मेक इट पॉसिबल दैट द डिजाइनर्स इन द दिल्ली ऑफिस गेट ऑर्डर्स ऑन हाउ टू डिजाइन द मैगजीन फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन? ये भी एग्जांपल आपके बुक्स में दिया हुआ है। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ई बैंकिंग। तो ये हुआ है टेलीकम्युनिकेशन के हेल्प से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन? They do not have to pay taxes for long period. Government has allowed flexibility in labor laws. They have world-class facilities. They do not have to pay taxes for an initial period of 5 years. Not पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो ये सही है, फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाता है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, यानी मतलब बिजनेस रिलेटेड कोई भी हर्डल नहीं आएगा, काफी इजी रहता है वहां पे। दे डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर ए इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years। ये किसी कंट्री में 5 हो सकता है, किसी कंट्री में यानी कुछ साल तक, जैसे कोई एमएनसी सेटअप हो रही है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे आके अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपना बिजनेस कर रही है तो उनको हम छूट देते हैं कि आप 3-4 साल तक जो भी आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उस पर टैक्स हमें मत दीजिएगा, लेकिन आफ्टर जब वो पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आपके प्रॉफिट पे टैक्स लेंगे। लेकिन ये लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं होता है, ये शॉर्टर पीरियड के लिए होता है, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years। ठीक है ना, ये नहीं कि आने वाले 20 साल 40 साल तक आपको टैक्स ही नहीं देना है, तो ये बात गलत है। ठीक है ना, इसलिए नॉट पूछा है, तो आंसर आपका ये होगा। कंपनी हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ, ऊपर में दिया ही हुआ था, वो इंडिया के एग्जाम्पल से पूछा गया है, तो कितना है ये 5 years है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट रेफर्स टू द ग्लोबलाइजेशन विच क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड इंश्योर्स दैट इट्स बेनिफिट्स आर बेटर शेयर्ड। प्राइवेटाइजेशन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डब्ल्यूटीओ, फेयर ग्लोबलाइजेशन। यानी जो ये बोला जा रहा है कि क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, इंश्योर दैट इट बेनिफिट्स आर बेटर शेयर्ड। ऐसा ना हो कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में एक का लॉस हो जाए, एक का प्रॉफिट हो, ऐसा भी नहीं मतलब सोचा जा रहा है, फायदा दोनों का हो। ठीक है ना, समटाइम देखिए लेकिन इसमें लॉस हो ही जाता है। ठीक है ना, अगर कोई एमएनसी है, काफ़ी कम कॉस्ट पे अपना प्रोडक्ट को बेच रही है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होते हैं उन्हें बहुत हार्म पहुंचता है, क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, टाइम नहीं मिला, या उतना वो प्रॉफिट अर्न नहीं किया कि अपने प्रोडक्ट को वो इम्प्रूव कर सके, तो समटाइम उनकी कंपनी ही बंद हो जाती है। ठीक है ना, बट लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो बेनिफिट्स है वो बेटर शेयर्ड हो, तो ये होता है आपके फेयर ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ केस स्टडी दिया हुआ है,
इसको आप रीड कर सकते हैं। हम इसको अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पूछा गया है डिफाइन ए एमएनसी। इसके लिए ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि दिया होगा इसका आंसर, एक बार देख लिया जाए। नहीं दिया हुआ है। तो एमएनसी क्या होता है हमारा, जो कंपनी ओन्स एंड कंट्रोल प्रोडक्शन, ओन्स एंड कंट्रोल्स प्रोडक्शन मोर देन वन कंट्री, मोर देन वन कंट्री, उसको हम एमएनसी बोल देते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी या कॉरपोरेशन। नेक्स्ट पूछा गया है वाई डू एमएनसी सेट अप देयर ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज इन दोज रीजन वेयर दे गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। क्यों ऐसा वो करते हैं जहां पे उन्हें चीप लेबर मिल रहा है या अदर रिसोर्सेज। इससे क्या होता है ना, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी किसी चीज को बनाने का जो खर्चा है वो कम हो जाता है, ठीक है, और उनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। ऐसे समझो, कोई चीज एक एरिया में 20 रुपए में बन रही है और आप उसे 30 में बेच रहे हो, तो 10 रुपए का प्रॉफिट है। लेकिन वही किसी एरिया में जा रहे हो तो वो 15 रुपए में ही बन जा रही है और आप उसको 30 रुपए में बेच रहे हो। तो यहाँ तो आप 10 ही रुपये प्रॉफिट कमा पाए, यहाँ आप 15 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटता है तो प्रॉफिट ज्यादा बन जाता है एमएनसी कंपनी वालों का। नेक्स्ट है मेंशन 3 ways इन विच एमएनसीज आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन यूनिट अक्रॉस द ग्लोब। तो 3 तरीके आपको बताने हैं, पहले देख लेते हैं इसमें दिया है। नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है, ये आपके बुक में दिया हुआ है कि वो क्या करते हैं, लोकल जो कंपनीज होते हैं उनसे वो ज्वाइंट हो जाते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। मैं शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, पूरा वो स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा हूँ। पार्टनरशिप किससे कर लेते हैं, जो लोकल कंपनीज होती है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, लोकल कंपनी से टाई अप करती हैं वो सप्लाईज के लिए, क्योंकि एमएनसी बहुत बड़ी होती है ना, बहुत सारी चीजें बनानी होती है, तो वो लोकल कंपनी से कुछ कुछ चीजें, जैसे मान लो मेरी कोई कार कंपनी है, तो टायर या जो नट बोल्ट्स होते हैं ये मैं किसी लोकल कंपनी से उठा लूंगा सप्लाई, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, या तो हम compete करेंगे, पहले तो compete करते हैं वो लोग, जैसे मान लो कोई एमएनसी कंपनी आई बहुत बड़ी है और मेरी कंपनी छोटी है, तो मैं उससे compete करेंगे, मेरे को पता है मेरा तो बिजनेस चलेगा नहीं, तो बाद में वो क्या करते हैं, उसको compete एंड बाय में लिख रहा हूँ, पहले compete करते हैं, बाद में उस कंपनी जो छोटी कंपनी है उसको वो बाय करके अपने में मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आप लोग को। सेकंड चलते हैं, ये भी आपके बुक में दिया हुआ है फोर्ड मोटर्स के बारे में। ऐसे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मुझे नहीं लगता है इसमें डेफिनेशन दिया होगा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता क्या है, जब एमएनसी क्या करती है, एसेट्स बाय करती है, ठीक है ना, जैसे लैंड बिल्डिंग मशीन, इसी को हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे एमएनसी के थ्रू आप पढ़ रहे हैं इसलिए ये डेफिनेशन होगा, बट देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट का सीधा मतलब है बाहर की कोई भी कंपनी जब यहाँ कुछ भी खरीद रही है, ठीक है। इसमें भी 2 चीजें होती हैं लेकिन वो सब हायर क्लासेस में होता है, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है फॉरेन, एक होता है एफआईआई। ये 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक है ना। इसमें लैंड वगैरह ये सब आ जाता है, इसमें शेयर्स वगैरह आते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन वो नहीं पढ़ना है आपको, आप फिलहाल यही समझ के चलिए कि एमएनसी जब कुछ एसेट्स वगैरह खरीदती है, लैंड बिल्डिंग वगैरह, तो उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है what has been the impact of foreign brand of cars like Ford and Toyota on the Ambassador and the Fiat car which dominated the market 1960 onwards। इसका आंसर देखते हैं इसमें दिया हुआ है कि नहीं। देखिए पूरी तरीके से तो नहीं दिया हुआ है। क्या हुआ कि आफ्टर इसके 1960 के पहले देखें तो ये जो एम्बेसडर कार थी, फियाट कार थी,
इन लोगों ने अपने उसमें चेंज नहीं किया, क्वालिटी में चेंज नहीं किया। और इसके बाद 1960 के बाद जब ये सब फोर्ड, टोयोटा, ये सब कंपनीज आना शुरू हुई, तो इन्हें कोई खरीदना, मतलब इन्होंने अपना मार्केट लॉस कर दिया, ठीक है ना, मार्केट लॉस। कोई इन गाड़ियों को खरीदना ही बंद कर दिया, धीरे 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 काफ़ी इनका डाउनफॉल आया। और इन कार्स की डिमांड काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी, फोर्ड हो गया, टोयोटा हो गया, और बहुत सारी कार कंपनीज है, मुझे उतना पता तो नहीं है। बस हाँ, क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी थी, देखने में ये अच्छे थे, स्पीड अच्छी होगी, जो भी बेटर होगा, जो भी कंज्यूमर्स को पसंद आ रहा होगा उस टाइम पे, तो वो सारे क्वालिटीज़ फीचर्स इनमें थे, इसलिए लोग इनको खरीदने लगे। और इन लोगों ने कोई चेंज नहीं किया क्वालिटी में, तो इन कार्स की डिमांड धीरे धीरे काफ़ी कम हो गई और ख़त्म भी हो गई लगभग। नेक्स्ट है, वाई डिड फोर्ड मोटर्स वांट टू डेवलप फोर्ड इंडिया एज अ कंपोनेंट सप्लाइंग बेस फॉर इट्स अदर प्लांट्स अक्रॉस द ग्लोब, एक्सप्लेन। क्यों ऐसा कर रही है? तो क्योंकि ये थोड़ा सा दिया हुआ है आपको, देखिए। By the year 2017, Ford Motors was selling 88,000 cars in Indian market, while another 181,000 cars were exported from India to South Africa, Mexico, Brazil, and United States of America. The company wants to develop Ford India as a component supplying base for its other plants across the world. तो जाहिर सी बात है, आपका सेल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे। दूसरी चीज़ क्या है कि इससे जो इंडिया मार्केट है उससे आपका टाइम काफ़ी रिड्यूस होगा, तो आप इसको फिर जो आपके आसपास की कंट्रीज है वहाँ पे भी आप सप्लाई कर सकते हो, इसलिए फोर्ड इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं। इधर देखो, मैं इसको बताता हूँ। देखिए, होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, अगर यहाँ पे एमएनसी सेटअप हो जाएगी, जैसे ये फोर्ड इंडिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जो आसपास की कंट्री है, ऐसा थोड़ी जहाँ इसका ओरिजिनल हेडक्वार्टर है वहीं से हर कार थोड़ी सप्लाई की जाएगी। इसलिए जहाँ पे ये एमएनसी सेटअप हो गई, वहाँ से सप्लाई करने में जो आसपास की कंट्री होती है वो काफ़ी इजी हो जाता है, आपका टाइम सेव होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए फोर्ड इंडिया को डेवलप किया गया। नेक्स्ट है, चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के बारे में है, जो टॉयज की कहानी है वो भी आप में दी हुई है, इसको आप रीड कीजिए, थोड़ा बड़ा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस टू द सेल्स ऑफ इंडियन टॉयज व्हेन चाइनीज टॉयज इन्वेड द डोमेस्टिक मार्केट। तो जब इंडियन टॉयज को क्या बोल सकते हैं हम, फॉल या डाउनफॉल, जो भी बोलिए आप। चाइनीज टॉयज जैसे ही डोमेस्टिक मार्केट में यानी इंडिया मार्केट में आना शुरू किए, तो जो इंडियन टॉयज थे उनका जो सेल्स था वो काफी तेजी से नीचे गिरा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड एंजॉयड बाय द बाइंग ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडिया। इस अब देखिए, आपने वो पढ़ा है चॉइसेस के बारे में, तो बेनिफिटेड क्या हुआ है कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ इंडियन टॉय है और ये चाइनीज टॉय है, ये मुझे एक तो कम प्राइस में मिल रहा है, इसमें फीचर्स ज़्यादा है या कलर्स ज़्यादा है, टॉयज में जो भी होते हैं, तो कलर्स ज़्यादा है, वेरिएशंस ज़्यादा है, फीचर्स ज़्यादा है। और ये चीज़ मुझे यहाँ पे 10 रुपये में इंडियन टॉय मिल रही है, जो 10 रुपये में मिल रही है, उसके पास तब भी उसमें उतने ज़्यादा फीचर्स नहीं है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं चॉइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े, ठीक है ना। और इनके पास अच्छे अच्छे वेरिएशन फीचर्स वगैरह थे, इसलिए इन्हें लोग ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दिए, ठीक है। और खास तौर पे इसलिए मैंने प्राइस का भी एग्जांपल दे दिया है, एक तो प्राइस कम है, फीचर्स वगैरह ज़्यादा थे, इसलिए चाइनीज टॉयज को लोगों ने ज़्यादा पसंद किया, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वुड हैपन इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट्स हैवी टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ चाइनीज टॉय, एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स। देखो, जैसे मान लीजिए पूछा जा रहा है कि ये जो चाइनीज टॉय है, अगर उस पर इंडिया क्या करता है, हैवी टैक्स लगा देता है। तो मान लीजिए ये एक टॉय है, ठीक है, ये 5 रुपए का टॉय था, इस पे हमने 5 रुपए का टैक्स लगा दिया, जैसे ये 100% हो जाएगा, 3 रुपए का टैक्स लगाते हैं, ये कितने का हो गया, 8 रुपए का हो गया। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया, ठीक है ना। जो चीज़ हमें एज ए कंज्यूमर 5 रुपए में मिलती है, अब कितने में मिलेगी, 8 में। तो हो सकता है हमें लगेगा कि ये महंगा है, इससे बढ़िया मैं इंडियन टॉय ले लूँ, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं क्या होगा, अगर ये करती है गवर्नमेंट,
तो ये फर्स्ट आपका पॉइंट हो गया कि एक्सपेंसिव हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ, ये तो समझाने के लिए था, यहाँ लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंसिव हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि ये जो चाइनीज टॉय है, चाइनीज टॉयज, उसका जो सेल्स है वो डिक्रीज होगा या मार्केट डाउन हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपेंसिव हो गया तो लोग खरीदेंगे नहीं। थर्ड क्या होगा, इंडियन टॉयज का डिमांड बढ़ेगा, इंडियन टॉयज का डिमांड इंक्रीज होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो महंगे हो गए तो सस्ता कौन लगेगा आपको, इंडियन टॉयज। तो इंडियन टॉयज का क्या होने लगेगा, डिमांड इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो ये दो तीन पॉइंट्स आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूछा गया व्हाट वुड हैपन इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट्स हैवी टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ चाइनीज, तो एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, अगर कुछ रह गया होगा, एक्चुअली मुझे थोड़ा सर्दी वगैरह है, इसलिए मेरा आवाज़ भी आपको थोड़ा डिफरेंट आ रहा होगा। तो अगर फिर भी अगर समझ में कुछ नहीं आया होगा तो आप मुझे मैसेज वगैरह कर देना, मैं एक बार फिर से बता दूंगा, ठीक है। सो बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।